वेरी वार्म वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोप्स क्लासेस। आज हम क्लास 11th का अकाउंटेंसी सेट 1 करेंगे, मॉडल पेपर सेट 1 करेंगे, जो कि टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है। आप सबों को पता है कि 12th के आधार पे 12th का जिस प्रकार से एग्जामिनेशन फर्स्ट टर्म का होने वाला है, 40 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज होंगे। उसी प्रकार से 11th में भी एमसीक्यूज होंगे, चाहे टर्म 1 की बात करें या टर्म 2 की बात करें। तो इसमें सारे 40 क्वेश्चंस होंगे और सारे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होंगे और ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स होंगे। किसी प्रकार का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आपको एक बेहतरीन अवसर है कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए हम मॉडल सेट नंबर 1 क्लास 11th का अकाउंटेंसी करते हैं। ध्यानपूर्वक देखें और सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौटिल्य ने इस पर पुस्तक लिखी थी। तो कौटिल्य ने किस पर पुस्तक लिखी थी? तो अर्थशास्त्र पर। किस पर? अर्थशास्त्र पर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेखांकन सतर्कता पूर्वक एवं कुशल पर आधारित होता है। तो किस पर आधारित होता है? तो पुस्तक पालन पद्धति पर। तो ये हो जाएगा क्या? बुक कीपिंग सिस्टम। अकाउंटिंग इज बेस्ड ऑन केयरफुल एंड एफिशिएंट। तो बुक कीपिंग सिस्टम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, पुस्तकों के एक सेट में सभी व्यावसायिक लेन देनों को व्यवस्थित तरीके से रिकॉर्ड करने की कला को कहा जाता है। इंग्लिश में द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर इन अ सेट ऑफ बुक्स इज कॉल्ड। तो इसको हम बोलते हैं बुक कीपिंग। पुस्तकों को नहीं, विभिन्न प्रकार के लेन देनों को व्यवस्थित तरीके से पुस्तकों में रिकॉर्ड करना, उसको लिखना ही कहलाता है बुक कीपिंग। नेक्स्ट है, पुस्तक पालन का मुख्य उद्देश्य है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग इज। क्या है? तो इसमें ए और बी दोनों हैं। लेन देनों का पूर्ण अभिलेखन, व्यवसाय पर वित्तीय प्रभाव का निर्धारण। तो ये ए एंड बी दोनों हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, लेखांकन मुख्य कार्य है। तो लेखांकन का मुख्य कार्य क्या है? तो व्यावसायिक व्यवहारों का अभिलेखन एवं वर्गीकरण करना, रिकॉर्डिंग एंड क्लासिफाइंग बिजनेस ट्रांजेक्शंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, परंपरागत खाता कितने प्रकार के होते हैं? ट्रेडिशनली अकाउंट्स आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स। तो कितने टाइप्स के होते हैं? तो 3 टाइप्स आप सबों को पता होगा। ये 3 टाइप्स कौन कौन है? तो पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट, आप सबों को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 इज, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? विच इक्वेशन इज करेक्ट आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें देखिए जो इक्वेशन सी है ना, इक्वेशन सी है, संपत्ति बराबर पूंजी प्लस दायित्व, एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कार्यालय भवन के किराए के रूप में दिया गया रुपए 5,000 है। क्या है? तो ये एक ट्रांजेक्शन है, लेन देन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? एक लेजर के एक तरफ में कितने कॉलम होते हैं? तो पता है कि दोनों तरफ 8 कितने होते हैं? 8 कॉलम होते हैं। तो एक तरफ 4 कॉलम होंगे। कौन कौन? तो डेट, पर्टिकुलर, जेफ एंड अमाउंट। ठीक है। नेक्स्ट है, पुस्तक पालन मुख्य रूप से संबंधित है। तो पुस्तक पालन मुख्य रूप से किससे संबंधित है? बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न्ड विथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डेटा, वित्तीय समंकों के अभिलेखन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बकाया वेतन खाता है। तो बकाया वेतन खाता जनरली क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है। तो ये हो जाएगा आपका व्यक्तिगत खाता के अंतर्गत पर्सनल अकाउंट। चाहे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बोले, सैलरी बोले, प्रीपेड एक्सपेंस बोले, प्रीपेड सैलरी बोले, ये सारा आ जाता है आपका पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत। नेक्स्ट है, लेखांकन की भाषा है। तो लेखांकन की भाषा क्या है?
देखिए लेखांकन का कोई भाषा नहीं होता है, हम बोल सकते हैं बिजनेस का एक भाषा होता है अकाउंटिंग, ये बोला जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इनमें से क्या हो जाएगा, कोई नहीं, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है, बैंक में नकद किस खाते के तहत आता है, कैश एट बैंक कम्स अंडर विच अकाउंट। देखिए इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जनरली बैंक अकाउंट या बैंक में जो खाता है उसमें जो पैसे हैं जनरली वो एक पर्सनल अकाउंट होता है। क्या होता है, एक पर्सनल अकाउंट होता है, क्योंकि ये किसी संस्था का अकाउंट है ना। अकाउंट जो होगा किसी ना किसी व्यक्ति का, कंपनी का, संस्था का अकाउंट होगा, तो ये क्या हो जाएगा, पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, और उसमें जो बैलेंस है वो किसी ना किसी व्यक्ति का होगा, फर्म का होगा, इसीलिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 इज पुस्त पालन के जन्मदाता हैं। तो देखिए ये तो सभी को आ रहा होगा, लुकास पेसियोली जो है पुस्त पालन के जन्मदाता बोले जाते हैं, फादर ऑफ अकाउंटिंग। नेक्स्ट है, पुस्त पालन और लेखांकन की प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी। वेन वॉज द फर्स्ट बुक ऑन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी गोट पब्लिश्ड। तो ये हुआ था 1494 में। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है या है, इसको ध्यान में रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थाई संपत्ति में सम्मिलित होते हैं। तो अस्थाई संपत्ति में क्या सम्मिलित किया जाता है, तो देखिए फर्नीचर जो है वो सम्मिलित होता है। दिस इज इंपॉर्टेंट, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसे ध्यान में रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्वामिगत कोष के अलावा संस्था के दायित्वों को कहा जाता है। तो इसको लायबिलिटीज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लायबिलिटी, दायित्व। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेन देन का अर्थ है। लेन देन का अर्थ क्या है, तो माल एवं सेवाओं का मुद्रा में विनिमय, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म ऑफ मनी। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे ध्यान में रखें। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उन सभी को जिनका धन व्यवसाय धारता है उसे कहा जाता है। तो उसको हम क्रेडिटर बोलेंगे, लेनदार, है ना। यदि किसी व्यक्ति का पैसा या धन कोई व्यवसायी या कंपनी धारता है या उसको देने हैं, तो इसके लिए हमारी एक कंपनी के लिए, व्यवसाय के लिए क्या होगा, क्रेडिटर होंगे। अगर हम किसी व्यक्ति को हमें पैसा देना है तो हमारे लिए क्या होंगे, क्रेडिटर होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, व्यय के लिए प्रयुक्त अन्य शब्द हैं। तो व्यय के लिए प्रयुक्त अन्य शब्द क्या हैं, तो समाप्त लागत, या फिर इसको हम बोल सकते हैं एक्सपायर्ड कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय पहलू अवधारणा पर आधारित व्यावसायिक लेन देनों को अभिलेखित करने की विधि को कहा जाता है। तो इसको बोला जाता है दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कीप इन माइंड। नेक्स्ट है, माल उधार की खरीद दर्ज किया जाता है। तो कहाँ किया जाता है, तो इसको दर्ज किया जाता है क्रय पुस्तक में। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, लेखांकन के सिद्धांत सामान्यता आधारित होते हैं। तो ये व्यवहारिकता पर आधारित होता है, किस पर, व्यवहारिकता पर, प्रैक्टिकेबिलिटी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24, किस अवधारणा के अनुसार उन लेन देनों को जिन्हें मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है लेखा पुस्तकों में अभिलेखित किया जाना चाहिए। विच कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स दैट दोज ट्रांजेक्शन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो मुद्रा की माप, मनी मेजरमेंट। दिस इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, आहरण खाते की शेष राशि को हस्तांतरित किया जाता है। बैलेंस ऑफ ड्राइंग अकाउंट इज ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कहाँ, कैपिटल अकाउंट। राइट आंसर इज सी। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आदत बइयों को वर्ष के अंत में लाभ हानि खाते में किस सिद्धांत के अनुसार शामिल किया जाता है। अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट
आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इज इंक्लूडेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये हो जाएगा उपार्जन अवधारणा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक्रूवल कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है अदत्त बइयों को, देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, इसका तो आंसर हमने बता ही दिया है। नेक्स्ट है डूबत एवं संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन किस अवधारणा के अनुसार किया जाता है? तो ये रूढ़िवादिता या सतर्कता अवधारणा इसको हम बोल सकते हैं। हाँ ये हो जाएगा आपका रूढ़िवादिता। ठीक है। नेक्स्ट है उपार्जन की अवधारणा से संबंधित है। तो उपार्जन की अवधारणा से जनरली क्या संबंधित है? मिलान अवधारणा पर। क्या है? मिलान अवधारणा, मैचिंग कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट है आयकर अधिनियम के अनुसार लेखांकन अवधि होती है तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है किसी अवधारणा के अनुसार प्रतिवर्ष एक जैसी लेखांकन पद्धतियों का पालन किया जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट द सेम अकाउंटिंग मेथड्स शुड बी फॉलोड ईच ईयर। तो ये हो जाएगा एकरूपता, कंसिस्टेंसी। दिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट है दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म हुआ था। तो दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म हुआ था इटली में। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कीप इन माइंड ऑल्सो। दोहरा लेखा प्रणाली से आशय है तो एक व्यवहार के दो पक्षों की प्रविष्टि, एंट्री ऑफ बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ वन ट्रांजैक्शन। दिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट है बैंक में जमा नकद के लिए डेबिट होगा तो बैंक खाता डेबिट होगा। क्या होगा? बैंक अकाउंट। नेक्स्ट है मूल प्रलेख की विशेषता है। तो मूल प्रलेख की विशेषता क्या है? साक्ष्य, एविडेंस, अंकेक्षण का आधार, बेसिस ऑफ ऑडिट, विस्तृत ब्यौरा, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, ये सभी, ऑल ऑफ दीज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक तलपट तैयार किया जाता है तो योग विधि द्वारा, शेष विधि द्वारा, ऊपर के दोनों, बोथ ऑफ एबव, तो ये दोनों हो जाएगा, है ना। जनरली ट्रायल बैलेंस 3 मेथड से बनाए जाते हैं, टोटल मेथड, बैलेंस मेथड, टोटल कम बैलेंस मेथड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है एक ग्राहक को खाली स्थान भेजा जाता है जब वह माल वापस करता है तो उसको क्रेडिट नोट भेजा जाता है। क्या? क्रेडिट नोट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37 विक्रय बही में प्रविष्टि के अभिलेखन के लिए प्रयोग किया जाने वाला मूल प्रलेख या प्रमाणक है। द सोर्स डॉक्यूमेंट और वोचर यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन सेल्स बुक इज। तो इसको हम बीजक भेजा बोलते हैं या फिर इनवाइस सेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है इनमें से कौन द्विपक्षीय अवधारणा का अनुसरण नहीं करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉलो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करता है। तो ये जो जनरली है एक संपत्ति में कमी दूसरे में कमी, ये फॉलो नहीं करता है। देखिए क्योंकि अगर एक संपत्ति में कमी आएगा, जाहिर सी बात अगर हम किसी संपत्ति को बेचेंगे तो संपत्ति कम होगा तो कोई एसेट्स तो बढ़ेगा, है ना, करेंट एसेट तो बढ़ेगा। अगर हम संपत्ति बेचते हैं तो एसेट्स बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है? डिक्रीज इन अदर, तो ये गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है मुआवजे की त्रुटियां। मुआवजे की त्रुटियां समझौते को प्रभावित करती हैं। एरर्स ऑफ कंपनसेशन अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ द। तो ये क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से किसी को प्रभावित नहीं करेगा। नेक्स्ट है एंड लास्ट क्वेश्चन है एक मशीन 6,60,000 में खरीदी गई, 1,20,000 नकद दिए गए और शेष राशि के लिए 60 दिन वाला एक विपत्र स्वीकार किया गया। अस्थायी संपत्तियों क्या होंगे? अस्थायी संपत्ति, देखिए संपत्ति तो हम 6,60,000 का खरीदे ही हैं, तो अस्थायी संपत्ति तो खैर इतने ही का होगा, 6,60,000 का ही।
है ना। और जो हम नकद दिए हैं 1,20,000 दिए हैं। अगर इसका जनरल एंट्री की बात करें तो जनरल एंट्री इसमें क्या हो जाएगा, हम मशीन परचेज कर रहे हैं तो मशीन हमारे पास आ रहा है, तो मशीनरी अकाउंट DR 6,60,000, कैश हम दे रहे हैं 1,20,000 और हमें बिल्स इशू कर दिया जाएगा तो 5,40,000 का जो हमें पे करना है 60 दिन के लिए। ठीक है, तो ये हमारा लायबिलिटी हो जाएगा। तो यहाँ पे 40 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो और आपके लिए हेल्पफुल हुआ हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और इस चैनल के साथ बने रहें। सभी मॉडल सेट कराए जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।